हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब आप लोगों ने पीछे वाली ग्लैंड्स कुछ पढ़ी। आज मैं आपको फिर से एक नई ग्लैंड का वर्णन करने जा रही हूँ। अपन आज एक थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ है और कहाँ इसकी सिचुएशन होती है ना। तो अब ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में श्वास नली में ट्रैकिया के नीचे स्थित होती है। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रही है कि इसका वेट 15 से 25 ग्राम तक होता है, पिंक कलर की है और ये कहाँ है, श्वास नली में ट्रैकिया के नीचे लैरिक्स पार्ट में स्थित है। ठीक है, अब ये 2 लोब्स की बनी हुई है और इस्थमस से ये जुड़ी हुई है। इस्थमस से ये क्या है, आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं, 2 पालियां इसकी हैं। इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये ग्लैंड है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाली ग्लैंड्स पढ़ी हैं कि किससे हमारी बॉडी बनी, किससे हुई है, सेल से और टिश्यू से, है ना। तो अब ये ग्लैंड भी किससे बनी हुई है, सेल से। लेकिन जो इसके अंदर सेल का प्रारूप है वो एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे बोलेंगे पुटकीय संरचना या फॉलिक्यूलर सेल। तो जो आउटर सेल्स हैं, इनर वाली सेल्स को तो बोलेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। जो आउटर सेल्स है, सपोज करो कोई भी हमारे पास गेंद है या कोई भी चीज़ है गोल, जो आउटर है उसको बोलेंगे पैराफोलिकुलर सेल्स, जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का रिलीज होगा। और अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, अब हमें इस ग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, देखो फंक्शन तो हर किसी के लगभग सेम से ही आ रहे हैं। एक तो डिजीज में फ़र्क आता है और एक थायराइड हार्मोन की इसमें आएगा कि जो थायराइड हार्मोन है वो कैसे रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, अब इससे 2 जो बेसिक हार्मोन है T3 और T4 बनते हैं और कैल्सिटोनिन निकलता है जो पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है। अब ये कैसे, आयोडीन हम लोग कहते हैं कि ये आयोडीन से संबंधित है, तो कैसे हम आयोडीन लेते हैं, तो उससे ये जो थायराइड की फोलिकुलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन से सोडियम और पोटेशियम के द्वारा आयोडीन को इकट्ठा करती हैं या उनका संश्लेषण वहाँ से करती हैं। संश्लेषण करने के बाद ये टायरोसिन एमिनो एसिड से मिलकर, समझ आ रही है मेरी बात, कि ये सोडियम और पोटेशियम का ब्लड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन से आयोडीन को रिलीज करवाती हैं और आयोडीन अब टायरोसिन एमिनो एसिड से मिलकर मोनोआइडोटायरोसिन बनाता है, यानी मिट और डिट, जिसे बोलते हैं मिट और डिट। अब ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन का जो ये सिक्रेशन है कैसे होता है कि हम लोग जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से हमने अब आयोडीन का इसने क्या किया, आयोडीन ने क्या किया, किससे मिला, टायरोसिन से मिलकर क्या बनाया, मोनोआइडोटायरोसिन और क्या बनाया, डाईआइडोटायरोसिन। तो जो T3 और T4 है, T3 में क्या होगा, बेसिकली T3 में आपको ये बुक में भी इसका मिल जाएगा कि जिसे हम T4 है उसे तो हम कहेंगे थायरोग्लोबुलिन, वो इतना एक्टिव नहीं होता। जो T3 है उसका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। T3 कैसे, क्योंकि उसके अंदर 2 अणु तो डाईआइडोटायरोसिन के प्लस 1 अणु मोनोआइडोटायरोसिन का होता है, यानी 1+2 के रेशो में मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जो इस स्लाइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज होगा मिट का, वो कैसे होगा, 1 अणु मोनोआइडोटायरोसिन प्लस 2 अणु डाईआइडोटायरोसिन के। ठीक है, अब जो ये हार्मोन बन गया ना, अब हार्मोन हमारे पास आ गया, कौन सा, T3 हार्मोन। T4 को कहेंगे थायरोक्सिन हार्मोन, जो इतना एक्टिव नहीं होता। तो अब ये थायराइड हार्मोन अगर ऐसे ही निकलता रहे तो इसका अगर किसी भी चीज़ की अधिकता होगी या कमी होगी तो वो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो अब जो थायराइड हार्मोन है इसके सिक्रेशन पर कौन अपना कंट्रोल रखता है, तो मैंने आपको पहले भी ग्लैंड जैसे शुरू की थी बताया था कि जो हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है और जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वहाँ से इनके रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, यानी रोकने वाले हार्मोन वहाँ से निकलते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्ट हुआ या हार्मोन ने ज़्यादा सिक्रीट किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से
TRH का रिलीजिंग होगा, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे जो इस थायरोक्सिन हार्मोन पर या थायराइड हार्मोन पर ये अपना प्रभाव रखेंगे और इसको रोकेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बनने पर रोकेंगे। ठीक है, अब हमें हर ग्लैंड के फंक्शन अच्छे से करने हैं और उसकी अधिकता और कमी से होने वाले रोगों को पढ़ना है। तो हर हार्मोन का देखो बॉडी पर तो इफेक्ट होगा ही, कोई भी हार्मोन है वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, तो हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट डालेंगे, खाना सही ढंग से नहीं पचेगा और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब हार्मोन के इफेक्ट हैं जो हमारे पूरे ऑल ओवर सिस्टम, बॉडी सिस्टम है, जो पूरे तंत्र हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं, ये पूरे तंत्र उस बॉडी पे ये हार्मोन अपने इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब आपको वन बाय वन इसके स्पेशली अलग से अगर आपके पेपर में आते हैं तो ये आपके अलग से इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आपको ये अपनी बुक में भी ऐसे कैसे मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल आपको ऐसे ही ये बुक में आपको मिलेंगे कि इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे इसका क्या इफेक्ट है। तो ये जैसे हमारी स्केलेटन को प्रभाव में करेगा, टीथ डेवलपमेंट में प्रभाव में आता है, बोन को ये जो जैसे बढ़ने से रोकेगा, अगर कम होगा तो बोन को बढ़ने से कम रोकेगा, अगर अधिकता होगी तो बोन इसे ज़्यादा डेवलप होंगी। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक रेट, है ना, तो इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट होगा, रेस्पिरेशन पर इसका इफेक्ट होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट होगा। ये थोड़ा बहुत आप लोग अब देखो बीएससी फाइनल में है तो आप लोग ये अपना थोड़ा सा इसको, इतने आप लोग ग्लैंड्स कर चुके हो या और करेंगे तो आप ये लिख भी सकते हो। बस आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस ग्लैंड हार्मोन कौन सा निकलता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट हो रहा है इस पर हम लोगों ने। अब क्या करना है, हमें इसके थोड़े से डिसऑर्डर्स भी ध्यान में रखने हैं कि अगर इसकी अधिकता हुई या कमी हुई तो हमें कौन से हमारी बॉडी में रोग होते हैं। तो अगर इसकी अधिकता होती है तो ये सबसे मेन एक आता है ग्रेव डिजीज होता है, एक नोड्यूलर गोइटर यानी गांठ जैसी भी एक बीमारी बनती है कि गांठ बन जाती है, और एक ग्रेव डिजीज इसमें बनता है। याद रहेगा ना कि इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, ग्रेव डिजीज। ठीक है, अब उसके बाद इसके सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। गोइटर है तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग सी इसमें दिखाई देगी, थायराइड ग्लैंड में गला फूला हुआ सा दिखाई देगा, जैसे कईयों का गला आप लोगों ने देखा होगा कि लटकता हुआ सा दिखाई देता है। अब इसकी हाइपोसिक्रेशन, अगर लो लेवल पर थायराइड हार्मोन का होता है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, मेन इसे है क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म भी एक बीमारी है, इससे व्यक्ति अजीब सी शक्ल का इसमें कह सकते हैं कि दिखाई देता है, ड्राई स्किन होगी, इसके बालों का लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्रिटिनिज्म में देखो आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे का इसका जो मानसिक विकास है वो सही ढंग से नहीं होगा, उसकी नोज जो है वो फ्लैट रहेगी। तो अब क्या है, उसके बाद है पहला इसमें हाइपोसिक्रेशन से हमने कौन सा पढ़ा है, क्रिटिनिज्म, नेक्स्ट मिक्सोडेमा, फिर है थर्ड गोइटर रोग, गोइटर रोग। तो अब आपको दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ये पहला रोग कौन सा है, क्रिटिनिज्म, सेकंड रोग इससे कौन से होगा, मिक्सोडीमा। ठीक है, अब इसमें भी देखो जनरल इफेक्ट होते हैं कि मिक्सोडीमा में क्या है, जनरल टायर्डनेस, जैसे थकान महसूस होना, वेट गेन होना, है ना, और स्वेटिंग होनी ज़रूरत से ज़्यादा। तो अगर हमें हमारी बॉडी में ऐसे कोई भी सिम्टम एबनॉर्मल से हमें जब दिखाई देते हैं ना, तो वो कोई ना कोई हार्मोन की अधिकता या हार्मोन की कमी से होते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान में ऐसे अलग से, अब जैसे ये देखो गला फूला हुआ दिखाई दे रहा है तो ये गोइटर रोग है। मतलब ऐसे नहीं कि गला हम लोग मोटे हैं तो गले में स्वेलिंग है, ये एक रोग का सिम्टम हमें दिखाई देता है। अब ये जो इसके फंक्शन, थायराइड फंक्शन इसके क्या होते हैं, नॉर्मल BMR, ये अब आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते, आपको सिर्फ इसके फंक्शन, इसका हाइपोसिक्रेशन और इसका हाइपर सिक्रेशन आप लोगों ने ये याद में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, ये जो आपके लेवल की नहीं है, ये MSc लेवल की हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ अपने फंक्शन और इनके लिए जो इनसे निकलने वाले रिलीजिंग हार्मोन है, और आप लोगों ने इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो याद रखना है, थायराइड हार्मोन। ओके ओके, नेक्स्ट अपन अच्छे से फिर मिलेंगे, आप लोग स्वस्थ रहें, दोबारा फिर मिलेंगे नई ग्लैंड के साथ, नए प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू।